नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीदें अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं इतिहास पार्ट 2। और जो इतिहास के यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपकी आने वाली पैट परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो उन सभी इतिहास के आए हुए क्वेश्चनों को हम व्याख्या सहित हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में या आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करता हूं प्राचीन भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपी ट्रिपल एससी के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे, इतिहास पार्ट 2 में। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है आपका, आज का पहला टॉपिक है मौर्य वंश और सम्राट अशोक के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उनको हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भैया इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वो थे ग्रीस के। ठीक है, ग्रीस मतलब यूनान। इसके पढ़ लेते हैं व्याख्या क्या है। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। दोस्तों, इस व्याख्या को पढ़ने से आप 3-4 प्रश्नों को और सॉल्व कर सकते हो, इसलिए व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इस व्याख्या में से आपका एक प्रश्न और निकल जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, कौन आया था? चीनी यात्री आपका मेगास्थनीज, सॉरी यूनान का यात्री था मेगास्थनीज। ठीक है, ये चीनी यात्री नहीं था, यूनान का था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? बताइए, तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत। ठीक है, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं शती के उत्तरार्ध एवं 5वीं शती के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। मतलब कहने का यह है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है और घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य वंश का, सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका दोस्तों ये। तो भैया इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध तथा इसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत मतलब जीतने के बाद कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, एक तो उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी थी तोसली और एक दक्षिणी केंद्र, उसकी राजधानी थी जौगढ़। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो भैया इसका आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तोसली। पढ़ लेते हैं इसकी क्या व्याख्या है पूरी। दोस्तों, व्याख्या इसकी यही है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी तोसली, और तोसली कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह से सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ोगे तो आपको बहुत तगड़ा फायदा मिलेगा जहां भी आपकी जीके आएगी, सभी एग्जाम में, चाहे आपकी पैट परीक्षा हो चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, पूरी व्याख्या सहित पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, कामरूप नहीं था। ठीक है, कामरूप अशोक के साम्राज्यों के अंदर नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और ये पूछा गया है राजस्व निरीक्षक की परीक्षा 2016 में। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, शहबाजगढ़ी। ठीक है,
अशोक के 14 वृहद शिलालेखों में, आपको बता दूं अशोक के कुल 14 शिलालेख थे, तो उसमें जो है ना, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं 14 शिलालेख। अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य अलेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफ जई तहसील में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो भैया इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 13वां शिलालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का पूरा वर्णन दिया गया है, और कलिंग की विजय कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ठीक है, तो भैया इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, स्तंभ। मतलब मौर्य काल में सबसे अधिक क्या थे? स्तंभ थे। ठीक है, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकशमक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अशोक के एकशमक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का शीर्ष स्तंभ है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, और 9 आपका है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। कहाँ पर था ये? तो इसका आपका हो जाएगा डी, सारनाथ में। ठीक है, ये सवाल है मंडी परिषद में पूछा गया। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या है, ये आपको पूरी याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10वें का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए मतलब कृषि अर्थव्यवस्था पर। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था पर थी। भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 भाग होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो भैया देवनाम प्रिय नाम दिया गया था अशोक को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये सवाल पीसीएस की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, देवनाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को पियदस भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की और गुर्जरा और नेतुर और उदगोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्मनीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अब आता है अगला टॉपिक आपके सामने, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो भैया पहला प्रश्न है खगोलविद वरामीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, और ये बहुत सही चीज़ है। टॉपिक वाइज आपके दिमाग में क्वेश्चन जल्दी आएंगे और अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कवि कालिदास और वरामीर जो थे किसके दरबार के हिस्सा थे। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ए, विक्रमादित्य। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। खगोलविद वरामीर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के या विक्रमादित्य के दरबार नवरत्नों में से एक थे, और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वरामीर के अलावा अमर सिंह, धनवंतरी, घटकरपर, छपणक, शंकु, वररुचि तथा बेताल भट्ट नवरत्नों में से शामिल थे। क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा इसका, गुप्त वंश का। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। और संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे कालिदास। इससे आपका एक क्वेश्चन और निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भैया संस्कृत भाषा के सबसे महान और कवि और नाटककार कौन थे? कालिदास। और आपको बता दूं कालिदास की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? अभिज्ञान शकुंतलम,
विक्रम वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम और ऋतु संहारम। ये सभी रचनाएं हैं कालिदास की जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, प्रभावती गुप्त। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 4। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा इसके मतलब और कौन कौन से नाम हैं, मतलब इसके मतलब किस नाम के अलावा? ठीक है, तो भैया इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। मतलब कहने का इसमें यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे उनके चाणक्य भी नाम था उनका, विष्णुगुप्त भी नाम था और कौटिल्य भी नाम था। मतलब उनके बहुत सारे नाम थे, लेकिन समुद्रगुप्त उनका नाम नहीं था। ठीक है दोस्तों, वीडियो परीक्षा में पूछा गया सवाल है आपका 2018 में। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर आपका ये आपकी इसकी रखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। कौटिल्य तथा चाणक्य और विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त था, स्थानीय नाम चाणक्य था और गोत्र नाम कौटिल्य था। मतलब कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। ठीक है, और वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिज्ञ सलाहकार। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला टॉपिक, हर्षवर्धन। मतलब सम्राट हर्षवर्धन जो थे उनके संबंधित जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए थे, अब उन्हें पढ़ते हैं। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन जी का पहला क्वेश्चन है, कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? UPSSC अमीन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो भैया इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, थानेश्वर। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज से पहले थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। ठीक है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आया। व्याख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर सवाल की आपको व्याख्या पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, इस व्याख्या में से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और भी तैयार होते रहेंगे जो कि बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब 5 इंडीज थे, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में किया, जिसमें सम्मिलित थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कादम्बरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया। कादम्बरी के लेखक कौन है? और सवाल पूछा गया आपका जेईई की परीक्षा में। तो भैया तीसरे का हो जाएगा डी, बाण, जिसे हम बाण भट्ट भी कहते हैं। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य के लेखक बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि बाण भट्ट किनके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ये क्वेश्चन एक और निकल गया यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है जिसे हर्षवर्धन के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक है राजपूत काल। ठीक है, जो भी राजपूत काल के पूछे गए प्रश्न हैं वो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है जो पूछा गया है लोअर PCS 2016 की परीक्षा में, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भैया इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी।
संगम जो थी वो तमिल कवियों या विद्वानों की एक परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये। तो भैया इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। एक सवाल यह पूछा गया है कि भैया विरूपाक्ष का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किसको? भगवान शिव को। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का ए, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगकोंड की उपाधि धारण की, ठीक है, और गंगकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन है आपका, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा सी, पल्लीच्छादनम। ठीक है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीच्छादम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लानवगाई कहते थे और स्कूलों और विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहते थे। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को बोलते थे ब्रह्मदेय। यह है इसकी पूरी व्याख्या। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ठीक है, तो 5वें का आपका हो जाएगा सी, गोपाल। पाल वंश का गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है 6, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ठीक है, तो 6 का आपका हो जाएगा बी, पूर्वी हिस्से से। ठीक है, पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो भैया इसका आपका हो जाएगा ए, तोमर वंश का। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1165 ईस्वी तक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक 1130 से 1145 तक था और वो था अनंगपाल। ठीक है, अगला टॉपिक आता है प्राचीन भारत विविध, मतलब प्राचीन भारत से जो भी सवाल पूछे गए हैं विविध के रूप में उन्हें पढ़ेंगे अब हम। तो पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो भैया इसका आपका हो जाएगा ए, सिंधु और झेलम। ठीक है, तक्षशिला शहर सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्भी का संबंध तक्षशिला से ही था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भैया इसका आपका हो जाएगा डी, भीमबेटका। ठीक है, भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका आता है 3, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। ये आपको पूरी पढ़नी है जानकारी। क्या है ये? पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे।
तो इसका जो आपको पहचान करनी है, ये बातें जो हैं किस वंश के बारे में बताई गई हैं, तो ये सब बातें हैं शुंग वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिए प्राचीन भारत के सभी आए हुए यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, ये हो गए प्राचीन भारत के। अब इसके बाद मैं इतिहास पार्ट 3 में लेकर आऊंगा मध्यकालीन भारत के सभी पूछे गए प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।